तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, शार्प एजेस और नैरो स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी वेव अगर बेंड होती है अराउंड किसी भी ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट के कॉर्नर से या शार्प एजेस से या नैरो स्लिट से यानी कि बेंड हो जाए तो उस बेंडिंग को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और वही अगर लाइट वेव्स हों तो फिर वो कहलाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन सिंपल डेफिनेशन तो खैर यही है। अब ज़रा इस बात को और समझ लेते हैं कि मामला क्या है। देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुताबिक जब भी लाइट गिरती है किसी ना किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो शेडो फॉर्म होता है यानी कि उसका साया बन जाता है। और वो जो साया होता है वो बिल्कुल सेम शेप का होता है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लाइट पड़ती है तो साया बनता है। ठीक है, यानी कि हम दो बातें निकाल सकते हैं इसमें से। सबसे पहले, कोई भी लाइट एंटर नहीं होती इन द रीजन ऑफ शेडो। शेडो के अंदर जाहिर सी बात है लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है। आउटसाइड द शेडो द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। और जो आप आउटसाइड द शेडो देखोगे ना तो वहाँ पे लाइट पहुँच रही होगी। इल्यूमिनेट होने का मतलब होता है कि रोशनी पहुँच रही होगी। जबकि ऐसा मालूम किया गया है कि जब लाइट पड़ती है शार्प एजेस के ऊपर या नैरो स्लिट्स में, बहुत छोटी ओपनिंग्स के ऊपर, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। और नतीजे में वो जो शेडो होता है यानी कि शेडो के अंदर भी थोड़ी बहुत लाइट पहुंच जाती है। और यही जो लाइट, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेडोज जो बनते हैं उसके अंदर भी लाइट कहीं ना कहीं पहुंची हुई होती है। और वो होती है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसे मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिगर के जरिए इस बात को समझ लो। देखो यहाँ पर ना एक शेडो फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड, एक ब्लेड की मदद से। और हमारी बुक में ही ब्लेड की एग्जांपल है तो मैंने भी इसी फिगर को लिया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, यहाँ पर यकीनन शेडो फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आप जो देखोगे ना, शेडो की जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे लाइट पहुँच रही है। ठीक है ना, ये जो पोजीशन है ये ज्योमेट्रिक शेडो बन रहा है, लेकिन ये एक आपको एक रीजन नज़र आ रहा है जहाँ पे लाइट पहुँच रही है। और फिर एक नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अंधेरा सा है, शेडो सा है, फिर लाइट पहुँच रही है और यहाँ पे जाके फिर यूनिफॉर्मली जो है वो इल्यूमिनेट किया हुआ है उसने, यानी कि रोशन किया हुआ है। तो आप ये समझ जाइए कि बिल्कुल जो कॉर्नर्स होते हैं शेडो के, वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट पहुँच रही होती है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली जो आप डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व करोगे वो एक छोटी सी ओपनिंग की वजह से होगी, यानी कि स्लिट की वजह से। देखिए, प्लेन वेव फ्रंट जा रहे हैं लाइट के, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लाइट जो है वो बेंड हो रही है, इस तरफ भी बेंड हो रही है और इस तरह बेंड हो रही है। इस वजह से जो प्लेन वेव फ्रंट्स है ना, वो प्लेन के बजाय जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ लाइट में नहीं, ऐसा आप पानी में भी ऑब्जर्व करोगे। बिल्कुल अगर पानी को बहुत छोटी सी ओपनिंग से निकालोगे ना तो देखोगे वो सीधा सीधा नहीं जाएगा पानी, बल्कि वो इस तरीके से एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनाता हुआ फ्लो करेगा। दूसरी एग्जांपल में डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स भी जब होता है तब भी आप देख सकते हो कि लाइट कहीं ना कहीं उन कॉर्नर से बेंड होती हुई आ रही है, यानी कि बिल्कुल मून सामने आ चुका है सन के, बट स्टिल ये जो पोर्शन है यहाँ से लाइट कुछ ना कुछ बेंड होती हुई हमें नज़र आ रही होती है और यहाँ से भी लाइट कुछ ना कुछ बेंड होती हुई नज़र आ रही है। और यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसी को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब क्योंकि आप डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आई होप समझ चुके होंगे, तो अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन कौन कौन सी हैं। पहले टाइप की डिफ्रेक्शन कहलाती है फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन और दूसरे टाइप की डिफ्रेक्शन कहलाती है फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, दोनों टाइप के डिफ्रेक्शन है, दोनों हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन वो डिफ्रेक्शन है जब सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हों फ्रॉम द अपर्चर, यानी कि ऑब्स्टेकल से। जो रुकावट है जो डिफ्रेक्शन फॉर्म कर रही है, अगर सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई हैं तो जो होने वाला डिफ्रेक्शन है वो डिफ्रेक्शन कहलाता है फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। आप ऑब्जर्व करो कि ये जो स्लिट्स हैं, स्लिट जो है वो अपर्चर है, या आप उसको कह लें कि वो जो है मतलब रुकावट है जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। सोर्स भी करीब रखी हुई है और स्क्रीन भी कुछ एक फासले के ऊपर है। तो आप जो यहाँ पे डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे वो होगा फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, जहाँ पर स्क्रीन और सोर्स दोनों का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है। जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन क्या है? इफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हो फ्रॉम द अपर्चर यानी कि ऑब्स्टेकल, तो जो रेज पहुंच रही होती हैं स्लिट को वो पैरेलल होंगी और डिफ्रेक्शन के बाद भी वो पैरेलल रहती हैं। और इस टाइप का जो डिफ्रेक्शन है वो कहलाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन के अंदर जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो दोनों ही अच्छे खासे फासले पर रखी हुई होती हैं। जिसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे बनेगी। अब जाहिर सी बात है अगर बहुत दूर से आ रही हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से गुजारते हैं ताकि वो स्लिट में से पास हों। ठीक है, और फिर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द अपर्चर या स्लिट्स
हमें दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया जा सके। तो सोर्स भी कहीं दूर रखी हुई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और ये जो स्क्रीन है ये भी कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। मेनली ये डिफरेंसेस हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सोर्स और स्क्रीन बहुत दूर रखे हुए होते हैं, फ्रेस्नेल के अंदर दूर नहीं रखे हुए होते। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो प्लेन होती हैं फ्रॉनहोफर में, और फ्रेस्नेल के अंदर वो स्फेरिकल होती हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो ऑब्स्टेकल होता है वो राइज करता है वेव फ्रंट्स को, और वो भी प्लेन होती हैं, जबकि वेव फ्रंट जो कि ऑब्स्टेकल से निकल रही होती हैं, स्लिट से निकलती हैं, वो स्फेरिकल होती हैं। फाइनली प्लेन डिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट्स आर कन्वर्ज बाय मींस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि किसी कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो ये बेस्ट 4 डिफरेंसेस हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए वो था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो भाई हम एक स्लिट के बजाय बहुत सारी स्लिट्स भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। और वो जो स्लिट्स हों वो पैरेलल हों और एक दूसरे के साथ इक्वल विड्थ पर हों, ठीक है। और इसी किस्म की अरेंजमेंट को कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग को उर्दू में कहते हैं जाली। तो यानी कि बहुत सारे स्लिट्स अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक जाली नुमा सूरत इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। और जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है वो एक्चुअली एक पीस ऑफ गिलास है जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल ओपेक लाइंस मार्क की जाती हैं, मैकेनिकली लाइंस लगा दी जाती हैं उस गिलास पीस के ऊपर बहुत सारी, ठीक है ना। देयर इज ट्रांसपेरेंट पोर्शन, और जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो स्लिट के तौर पे काम करता है। यानी कि जहाँ हमने लाइन लगाई हुई होगी ना बहुत करीब करीब, तो लाइन से तो लाइट नहीं पास होगी, लेकिन दो लाइनों के दरमियान में जो गैप होगा वो स्लिट के तौर पे काम करेगा, यानी कि वहाँ से लाइट पास होगी, ठीक है। तो इस किस्म की अरेंजमेंट को, इस किस्म की ग्लास प्लेट जो होती है उसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है। ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 1000 लाइन्स है पर मिलीमीटर, यानी कि हर मिलीमीटर के अंदर हमने 100 लाइन्स बनाई हैं। यहाँ पर हमने 300 लाइन्स बनाई हैं, यहाँ पे 600 लाइन्स बनाई हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लाइन्स है पर मिलीमीटर, और उसको डिफाइन भी कर लेते हैं फर्दर। जो डिस्टेंस होता है दो लाइन्स के दरमियान में उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दो लाइनों के दरमियान का जो गैप है वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, और वो बराबर होता है लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लाइंस ऑन इट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को अगर हम डिवाइड करा दें नंबर ऑफ लाइंस, तो वही हमें मिल जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, जिसे हम शो करते हैं डी से। तो ऊपर आएगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नीचे नंबर ऑफ लाइंस जो कि हमने मार्क करी थी मैकेनिकली। अच्छा, फिगर जो मैं अभी दिखाऊंगा विड्थ फॉर एग्जांपल ए है, और जो बी है वो विड्थ है उन ओपनिंग्स की, ठीक है। तो अगर मुझे मालूम करना है ग्रेटिंग एलिमेंट डी, तो हम ए प्लस बी के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लें, जो ओपेक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है तो इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी ना कुछ चौड़ाई होगी, वो चौड़ाई जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई दूसरी लाइन होगी, ठीक है, और दूसरी लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो गैप है वो गैप बी के बराबर है, विड्थ है। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल सकता है ग्रेटिंग एलिमेंट। बट ऊपर वाला फॉर्मूला ज़रा ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि नॉर्मल है, इंसिडेंट हो रही है यानी कि उससे टकरा रही है, ये आ रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट, और ये बीच में ये देख लो, ये समझ लो मैकेनिकल लाइन है, ये मैकेनिकल लाइन है, और ये सब मैकेनिकल लाइंस हैं, और दरमियान में जो खाली जगह है ना उन मैकेनिकल लाइंस के, वो काम कर रहे हैं स्लिट्स, यानी कि वहाँ से ये लाइट रेज पास हो रही हैं। प्लेन थी बट यहाँ पर जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से बेंड होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, विच सेंड्स आउट वेव्स फ्रॉम ईच, हर एक स्लिट से निकल रही है। कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा इन द पाथ ऑफ द डिफ्रेक्टेड वेव्स विच ब्रिंग देम टुगेदर एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, वो कहीं पर उनको करीब में ले आई, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। अच्छा जी, विच आर इन फेज, जाहिर सी बात है फेज में होंगी और एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर देखा जाए इन केस ऑफ वाइट लाइट, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर पॉइंट पी पर मौजूद होंगी। अच्छा, इफ़ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन डिफर इन पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा, हाँ ये बात हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इस बात को दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो डिफ्रैक्शन होता है आफ्टर डिफ्रैक्शन, जो रेज होती हैं हर एक का जो पाथ डिफरेंस आता है वो 1 लैम्डा के बराबर आता है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट डिफरेंस है वो 1 लैम्डा के बराबर है। फिर इसका दूसरे से पार्ट डिफरेंस देखा जाए तो 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, फिर 4 लैम्डा होगा, और फिर वो कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं एट पॉइंट पी।
तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पता है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रेज मस्ट बी जीरो होना चाहिए या तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लेमडा के, यानी कि हमने जो स्टडी करा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी और उससे पहले भी जहाँ मैंने कंडीशन समझाई थी, तो पाथ डिफरेंस बराबर था एम लेमडा के। फिलहाल हम लिख सकते हैं इसको डी साइन थीटा, और डी खुद बराबर था ए प्लस बी साइन थीटा के, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। मेन बेसिकली यही फॉर्मूला है जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको समझ लेते हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका पाथ डिफरेंस तो जीरो के बराबर होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा उसका पाथ डिफरेंस तो जीरो ही है, ठीक है जी। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर बनता है, यानी कि जो अगला वाला ऑर्डर बनेगा, उधर जो डिफरेंस आता है वो आता है 1 लेमडा के बराबर का। सेकंड जो बनेगा उधर आता है 2 लेमडा का। तीसरा जो आता है वहाँ आता है 3 लेमडा का। यानी कि अगर मैं एम लेमडा के लिए निकालना चाहता हूँ तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, यानी कि वही फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने आपको बताया। डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, और लेमडा जो है वो वेवलेंथ है, और एम आपको पता है ऑर्डर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्स रेज का। देखो एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, विजिबल रेडिएशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, जिस बेसिस के ऊपर हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। और इनकी वेवलेंथ एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ही पूछी जाती है। 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है वेवलेंथ की, मतलब कि नहायत ही कम। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर का डिस्टेंस एक्सरे ने कवर करना होता है तो तकरीबन 10 रेज टू द पावर 9 या 10 रेज टू द पावर 10 वेव्स बन जाती हैं इस 1 मीटर के अंदर। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सरेज जो है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ रखती हैं, और इसी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सरेज जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं होती। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो है वो मैकेनिकल लाइंस वगैरह बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक इतनी क्लोज लाइंस नहीं बना सकते कि जो एक्स रेज को डिफ्रैक्ट कर सकें। मैंने आपको बताया ना एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, इतनी शॉर्ट है कि जो स्लिट्स बनती हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, दो लाइनों के दरमियान में जो गैप बनता है वहाँ से वो ईजिली पास आउट हो जाती हैं। जब वो पास आउट हो जाती हैं तो वो डिफ्रैक्ट नहीं होती। और जाहिर सी बात है अगर हम एक्स रेज की डिफ्रैक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिल्कुल हमारे काम की नहीं है। तो फिर किस तरीके से हासिल करें हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज? तो याद रखिए, इन ऑर्डर टू स्टडी और ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज हमें यूज़ करना पड़ता है कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल क्योंकि नेचुरली फॉर्मिंग है तो उनके दो एटम्स के दरमियान का, जिसे डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स भी कहते हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। यानी कि जब एक्स रेज उन फॉर एग्जांपल NaCl जो कॉमन रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, उससे पास आउट होती हैं तो डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो याद रखिए एक साइंटिफिक रीजन के वाई एक्सरेज आर नॉट डिफ्रैक्टेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो याद रखिए दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। रेंज मैंने बताई 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इनकी रेंज होती है। और फिर कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो याद रखिए इसको ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कोई भी एक क्रिस्टल हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl का रॉक सॉल्ट क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एक्स रे रिफ्रैक्शन होता किस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, ये एक्स रेज हैं जो कि यहाँ पर जाकर टकरा रही हैं, ठीक है ना, मूव कर रही हैं, ये हो गई एक्स रेज। और यहाँ पे जो है ना वो हमने कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने जो है ना कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसके अंदर एटम्स की कुछ अरेंजमेंट है। तो ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया, और फॉर एग्जांपल उसके जो दो डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं जो कि एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो 5 नैनोमीटर के बराबर है। और यहाँ कहीं पर हमने जो है वो डिटेक्टर लगाया हुआ है जो कि इन एक्स रेज को जब ये इससे टकराने के बाद पहुँचेंगी डिटेक्टर तक तो उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी किसी भी एंगल पर आके एक्स रेज टकरा रही हैं, तो जब एक्स रेज किसी पर्टिकुलर एंगल पर आके टकरा रही हैं तो नतीजे में हम देखेंगे कि वो एक सेम एंगल पर जो है वो हमें डिटेक्ट हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं, ये डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। और जो एक्स रेज अभी फ़िलहाल हैं वो लाइंड अप आ रही हैं, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही हैं, और फिर इन एटम से टकराने के बाद यहाँ पर डिटेक्ट हो रही हैं।
अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं। ठीक है, हम एंगल को चेंज करेंगे एक्स रेस के, तो नतीजे में देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। हमने अब एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, जिस एंगल पर टकरा रहे थे अब हमने उससे कुछ कम एंगल कर दिया है। ठीक है, वही एक्स रेज आ रही हैं, एटम से आके टकरा रही हैं, तो इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो दोनों वेव्स हैं, ये वाली जो वेव है, फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड वाली वेव, ये फर्स्ट वाली वेव थी, जो सेकेंड वाली वेव है वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने की वजह से कोई ना कोई पाथ डिफरेंस आएगा, और जब पाथ डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस कर रही हैं। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एंगल पर। हालांकि इससे पिछले वाले एंगल पर ऐसा नहीं था। आप देखें, इससे पिछले वाले एंगल के ऊपर जब रेस टकरा रही थी तो ऐसा कुछ मामला था जहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था, और अब जो है वो हम क्लियरली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है जी, और 5 नैनोमीटर ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि ये जो हमारी रे नंबर 2 थी वो कवर कर रही थी। तो हमने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर लिया, और वो भी एक्स रेज की। अच्छा, अब क्या है, अब वही जो एक्स रेज की डिफ्रैक्शन को हमने स्टडी करा ना, तो ब्रैग ने उसको सही तरीके से स्टडी करा और फॉर्मूला ड्राइव करा, जिसकी मदद से हम एक्स रेज की वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, एटम्स जो किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ का काफ़ी ज़्यादा काम है, इसको ड्राइव कर लेते हैं अभी। सपोज कर रहे हैं पैरेलल लैटिस प्लेन्स हैविंग स्पेसिंग डी डिस्टेंस है उनका आपस में, और ये क्लियर है, जो कि फिगर में बताऊंगा कि जो रे नंबर 2 है, मैंने अभी एक्सप्लेन भी करा था, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज फर्स्ट रे। ठीक है ना, ये जो रे नंबर 1 है, जो इंसिडेंट बीम है, आप देख लो, वो इस पॉइंट से पॉइंट ए से टकरा कर चली गई, और ये जो रे नंबर 2 है ये इस पॉइंट से टकरा कर जा रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रे नंबर 2 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसका जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो एक्चुअली हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये वाला ट्राइंगल मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। ये आ गया पॉइंट ए ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है डिफ्लेक्टिंग प्लेन का, ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ से रेज जा रही थी, तो हमने क्या करा, पॉइंट ए से रे नंबर 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कुछ एक पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल पॉइंट सी तक का, ये पॉइंट सी बन गया। हमने परपेंडिकुलर ए से गिराया था, तो ये इस पॉइंट सी तक का आ गया। ठीक है ना, पॉइंट ए से, यानी कि फर्स्ट रे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा रे 2 तक, ताकि पार्ट डिफरेंस आए, और फिर इसी पॉइंट ए से एक और पॉइंट जो कि डी पॉइंट था, वहाँ तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो हमें इस किस्म का एक ट्राइंगल मिला, और ये जो है ये हो गया यहाँ पर पॉइंट डी। और यकीनन कोई ना कोई एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी होगा थीटा, और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी होगा थीटा के ही बराबर। अब अगर बात ऑब्जर्व करो, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है ना रे नंबर 2, वो है सी से बी तक का, और फिर बी से डी तक का। अगर इस डिस्टेंस को जो मैंने रेड से शो करा है इसको मैं माइनस कर दूं, तो आप देखो दोनों जो रेज हैं उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी कि पार्ट डिफरेंस जो है ना बेसिकली बी से सी तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस है, यानी कि ये पार्ट डिफरेंस है बी से सी, और एक ये वाला पार्ट डिफरेंस है बी से लेकर डी तक का। ठीक है, और अगर मैं इसी ट्राइंगल की मदद से फाइंड करना चाहूँ कि बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो याद रखो ये जो है वो थीटा के सामने वाली साइड है, और ये भी थीटा के सामने वाली साइड है, और 90 डिग्री जो है ना वो ये वाला एंगल है, और यहाँ पर 90 डिग्री ये वाला एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए से बी है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए से बी है, जो कि खुद किसके बराबर है, वो खुद बराबर है डी के। यानी आप ये बात याद रखिए, हाइपोटेन्यूज डी के बराबर है, और परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि ए बी सी के अंदर बी सी के बराबर है, और इस वाले ट्राइंगल में बी डी के बराबर है। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन थीटा बराबर किसके होता है, याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल ए बी सी का अगर साइन थीटा निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा परपेंडिकुलर यानी कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, और उसको डिवाइड करा देंगे ए से बी तक का डिस्टेंस, और ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूं, तो वो किसके बराबर आ सकता है, वो बराबर आ सकता है डी साइन थीटा के। और सिमिलरली अगर बी से डी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो भी किसके बराबर आएगा, वो भी बराबर आएगा डी साइन थीटा के, जो कि आप खुद से इस ट्राइंगल की मदद से फाइंड कर लो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो को यहीं पर ही रोक कर सबसे पहले उसको फाइंड कर लो, ताकि यहाँ भी क्लियर हो जाए कि बी से डी तक का डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री के साइन एंगल को यूज करके उतना ही आएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे डेरिवेशन की तरफ। पार्ट डिफरेंस मैंने बता दिया बी से सी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ये है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम मालूम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी ए सी, वही जो मैंने आपको अभी भी समझाई है, बी ए सी ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ से है, हमें पता है बी सी ओवर एंगल के सामने वाली साइड ये वाली है बी सी, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, जो कि खुद किसके बराबर आएगा, बी सी अपॉन डी। और जब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा डी साइन थीटा के बराबर। और सिमिलरली जो काम मैंने आपको दिया था फाइंड करने का, बी से डी तक का डिस्टेंस भी बराबर आएगा डी साइन थीटा के। ये दोनों वैल्यूज़ यानी कि बी से सी और बी से डी पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलेगा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 2d साइन थीटा के। और जब आ गया 2d साइन थीटा के बराबर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब कंडीशन हमें पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, m लैम्डा। हमारे मुताबिक आंसर 2d साइन थीटा आया था। कंडीशन जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो खुद m लैम्डा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आंसर मिलेगा d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है ना, ये मतलब 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये 2 सॉरी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ये जो 2d साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा m लैम्डा के। और 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यही लॉ कहलाता है ब्रेग्स लॉ।